हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको क्लास 10th की साइंस पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आनुवांशिकता। तो दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स जुड़े हैं और कुछ पॉइंट हट चुके हैं। तो हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सभी पॉइंट जो इस चैप्टर में है उन सभी पॉइंट को क्लियर करेंगे और न्यू पैटर्न पर आधारित हिसाब से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस चैप्टर से पहले के और भी जो चैप्टर है उन सभी को हमने हल करवा दिया है। तो अगर आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाकर टैप करोगे तो आपके सामने सभी वीडियोस इस चैप्टर से पहले की सारी क्लासें हैं, सारे लेक्चर हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप सभी को देख सकते हो, ठीक है। तो उनको भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पूरा देख लिया तो इस चैप्टर में से आने वाले सभी प्रश्नों को आप एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नोट्स में पॉइंट है हमारा, जो चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता। इसी को ले लेते हैं और देखते हैं कि आनुवांशिकता आखिर होता क्या है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना आनुवांशिकता कहलाता है। जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, ठीक है, माता पिता के लक्षण पुत्र में पहुंचेंगे, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच गए, ठीक है। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विभिन्नता। विभिन्नता क्या होता है? एक ही जाति के विभिन्न जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर पाया जाता है, इस अंतर को विभिन्नता कहते हैं। जब दो जीव होते हैं, जैसे दो मानव होते हैं, तो दो मानव के भी शारीरिक संरचना में या फिर उनमें किसी भी गुण में विभिन्नता होती है। जाति तो एक ही है लेकिन उनके अलग अलग गुण हैं और अलग अलग होने के इसी गुणी को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता का मतलब हो एक ही जाति के दो जीवों में पाए जाने वाले अंतर ही विभिन्नता कहलाते हैं। तो देखते हैं विभिन्नता के कारण क्या हैं, किस कारण से विभिन्नता आती है या फिर उत्पन्न होती है। जीवों में डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से और डीएनए बनता है, नया डीएनए बनता है, तो कुछ न्यूनतम या छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती है, कुछ त्रुटियां हो जाती है और उन त्रुटियों के कारण ही जो नया जीव बनता है उसमें विभिन्नता आ जाती है। अगला पॉइंट है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? देखिए, अलैंगिक जनन के द्वारा किस प्रकार से विभिन्नता आती है ये देखते हैं। अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नता कम होती है क्योंकि एक ही जनक भाग लेता है। मैंने इससे पहले का जो चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन, उसमें मैंने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो उस चैप्टर को आप ज़रूर से जाकर चेकआउट कर लेना, आपका लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की जो भी विधियाँ है वो आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएंगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही देखोगे तो वहाँ पर क्लास 10th साइंस के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर टैप करोगे तो आपके सामने सारे वीडियोस क्रम वाइज खुल जाएंगी, उन सबको जाकर देख लेना। तो यहाँ पर है हमारा अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नता कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि अलैंगिक जनन होता है वो एक जीव के द्वारा ही होता है, एक जीव के द्वारा ही यहाँ पर दूसरा जीव बनता है। दूसरा जीव बनने के लिए दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसलिए उसमें विभिन्नता कम आती है। लेकिन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नता अधिक होती है। जो लैंगिक जनन करते हैं जो जीव, उनमें विभिन्नता अधिक होती है। उनमें अधिक क्यों होती है भैया? तो देखते हैं, क्योंकि जनन में दो जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं? दो जनक लेते हैं। तो जो दोनों में जो विभिन्नताएं होती है उनका संयोजन होता है और वो विभिन्नताएं संतति में पहुंच जाती है, तो इसलिए यहाँ पर विभिन्नताएं ज़्यादा आएंगी, ठीक है। दो लोगों की विभिन्नताएं जुड़कर एक जीव में चली गई तो उस जीव के अंदर विभिन्नता की मात्रा ज़्यादा हो गई, और यहाँ पर क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही जीव की विभिन्नताएं ट्रांसफर होती है जिससे विभिन्नताएं उसमें कम आती हैं। सिंपल, ठीक है। अगला है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जब
जीवों में आनुवांशिक गुणों का किस प्रकार से निर्माण होता है, किस प्रकार से आनुवांशिक गुण ट्रांसफर होते हैं और किस प्रकार से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इसका जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा मेंडल का योगदान। मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, आनुवांशिकी का सबसे पहले अध्ययन किया था। इस कारण से इसको सबसे पहले आनुवांशिकी का अध्ययन करने के कारण इसको आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का जनक अगर आपसे एक नंबर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, मेंडल। ठीक है, और मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो देखते हैं कि मेंडल ने आनुवांशिकी के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया, क्या कार्य किया। मेंडल क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने आनुवांशिकी के बारे में अध्ययन किया था और हमें क्या बताया था, देखिए आनुवांशिकी के प्रयोग सबसे पहले मेंडल ने किया। सबसे पहले आनुवांशिकी का प्रयोग किसने किया था, मेंडल ने किया था। इसलिए मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। इसलिए मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आनुवांशिकी का प्रयोग इन्होंने ही किया था। अगला पॉइंट है हमारा, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मेंडल ने कौन से पौधे पर प्रयोग किया, मटर के पौधे पर किया। ऐसा पूछा जाता है कि मेंडल ने आनुवांशिकी का अध्ययन करने के लिए किस पादप का प्रयोग किया था, तो आंसर होगा हमारा मटर के पादप पर। मैं आपको साथ में बताता भी जा रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, वो भी नोट करते जाना कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें आंसर उसका किस प्रकार से करना है, ये भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगला पॉइंट है हमारा एकल संकरण। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं एकल संकर संकरण। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य को एकल संकर संकरण कहते हैं। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो उसे एक संकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबे पौधे तथा बौने पौधे, एक जोड़ी। ठीक है, एक जोड़ी मतलब संख्या में कितने, दो। ठीक है, जोड़ी का मतलब होता है दो। जैसे हम बोलते हैं एक जोड़ी जूते, तो संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं। जोड़ी का मतलब होता है संख्या में दो, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दो की कौन कौन से होंगे, एक तो लंबे हो गए लंबे पौधे और एक हो गए बौने पौधे। इनके मध्य संकरण होता है, किसमें, एकल संकरण में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, जब शुद्ध लंबे को किससे प्रेजेंट करेंगे, बड़ा टी, बड़ा टी, बड़ा टी। ठीक है, और शुद्ध बौने इनको प्रेजेंट करेंगे छोटा टी, छोटा टी। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने मटर के पौधे में पाया जाता है, तो F1PD। ठीक है, केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1PD या फिर पहली जो जनरेशन होगी उसमें कौन से पादप प्राप्त होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिनको प्रेजेंट करते हैं बड़ा टी छोटा टी से। ओके, अगला है हमारा, F2PD प्राप्त करने के लिए पौधे के मध्य स्वयं परागण कराया जाता है। F2PD प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, फिर स्वयं परागण कराया जाता है। ठीक है, F2PD में 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। जो F1PD है उसमें तो लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन जो F2PD होते हैं उसमें 75% तो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 25% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। इसलिए जो इनका लक्षण प्ररूप अनुपात होता है या फिर फेनोटाइप होता है वो 3:1 होता है, क्योंकि ये 75% ये 25% का 3 गुना हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पर 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, F2PD में जीन प्ररूप या फिर जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। ओके, जो F2PD होती है हमारी, ठीक है, उसमें जीनोटाइप या जीन प्ररूप अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है, लेकिन फिनोटाइप क्या होता है, 3:1 होता है। जो जीन प्ररूप अनुपात होता है उसमें 3 तो लंबे पौधे होते हैं और 1 बौना पौधा होता है।
लेकिन जीनोटाइप में क्या होता है, एक तो होता है शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, और दो होते हैं लंबे पौधे, और एक होता है शुद्ध बौना पौधा। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 1:2:1 होता है। अगला पॉइंट है हमारा, एकल संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया। जो ये एकल संकरण कराया है, एकल संकरण, ठीक है, जो एकल संकरण कराया है इसके आधार पर ही मेंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया। तो ये प्रभाविकता का नियम जो दिया मेंडल ने, ये नियम क्या कहता है, देखिए, इसके आधार पर दिया, एकल संकरण के आधार पर। तो ये नियम क्या कहता है वो देखते हैं अब। जब एक जोड़ी भी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाए, जब एक जोड़ी मतलब संख्या में कितने, दो, ये भी बोल सकते हैं, जब दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1PD में केवल एक ही लक्षण अभिव्यक्त होता है, ठीक है। हमने F1PD में क्या किया था, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराया था, लेकिन हमें पौधे कैसे प्राप्त हुए थे, हमें पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो मतलब प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ था, जो लंबे पौधे हैं उनका प्रभावित हुआ था। तो देखते हैं आगे, जो लक्षण F1PD अभिव्यक्त होता है, ठीक है, दोनों के मध्य संकरण कराया तो F1PD अभिव्यक्त हुई। फिर देखते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। F1PD में क्या हुआ, हमें शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के मध्य संकरण कराया तो हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ, लंबेपन का लक्षण प्रभावी हुआ। तो आगे देखते हैं, तथा जो लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो पाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण प्रभावित हुआ दिखा वो तो प्रभावी लक्षण होता है, और जो नहीं दिखा, प्रभावी नहीं हुआ, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस कराया तो F1PD में केवल लंबे पौधे मतलब बड़ा टी छोटा टी प्राप्त हुए। अतः पौधे का लंबापन एक प्रभावी लक्षण है तथा बौनापन अप्रभावी लक्षण है। F1PD में क्या हुआ था, हमें लंबेपन का लक्षण प्राप्त हुआ था, जिसे बड़ा टी छोटा टी, लेकिन जो बौनेपन का लक्षण प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण से लंबेपन का लक्षण है वो प्रभावी है और बौनेपन का लक्षण है वो क्या है, अप्रभावी। तो आगे देखते हैं हम, द्विसंकरण क्या होता है, ठीक है। द्विसंकर संकरण को देखते हैं। हमने एक संकर संकरण तो देख लिया, अब द्विसंकर संकरण देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस को द्विसंकर संकरण कहते हैं। दो जोड़ी मतलब संख्या में कितने, जब चार विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है। उसमें तो एक जोड़ी थे, एक जोड़ी मतलब संख्या में कितने, दो, और यहाँ पर दो जोड़ी है, दो जोड़ी का मतलब संख्या में कितने, चार। अगला पॉइंट है हमारा, मेंडल ने गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे को झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया। किस किस के मध्य, गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे के मध्य को किससे कराया, झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे के मध्य, ठीक है, संकरण कराया। तो क्या हुआ, F1PD में गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। कौन से, गोल और पीले प्राप्त हुए, ठीक है, झुर्रीदार वाले प्राप्त नहीं हुए। F1PD में गोल और पीले प्राप्त हुए, ठीक है। हमने कलर लिया था हरा और पीला और गोल और झुर्रीदार, ये चार लक्षण थे, इन चारों के मध्य संकरण कराया तो प्राप्त क्या हुआ, पीले रंग का, और क्या प्राप्त हुआ था, पीले रंग का और गोल प्राप्त हुआ था लक्षण में, ठीक है। तो ये लक्षण प्राप्त हुआ F1PD में, तो यह लक्षण ही प्रभावी होगा, ठीक है। इस आगे देखते हैं कि पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, इसका मतलब है कि बीजों के गोल और पीले लक्षण प्रभावी हैं। दोनों के मध्य कराया तो प्रभावी आदमी प्राप्त हुआ। जैसे क्या होगा, हमने दो आदमियों को लड़ाया, ठीक है, तो जो प्रभावी होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वह जीत जाएगा। इसी प्रकार से दो के मध्य संकरण कराया तो वह प्राप्त हुआ जो प्रभावी था। प्रभावी मतलब ताकतवर मान लो, ऐसे समझने के लिए, जो प्रभावी था वही प्राप्त हुआ, जबकि झुर्रीदार और हरे बीज अप्रभावी रही।
उन्हें F2PD प्राप्त करने के लिए F1PD के पौधों का स्वपरागण किया। फिर क्या किया, F1PD के पौधों का स्वपरागण करा करके F2PD को प्राप्त किया। तो देखते किस प्रकार से F2PD लक्षण प्रारूप, ठीक है, F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है, हमें प्राप्त 9:3:1 प्राप्त होता है। F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है, 9:3:1। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हो 93:31 इस प्रकार से, ठीक है। देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात में कौन कौन से आए हैं, यहाँ पर गोल पीले बीज इसका अनुपात होता है 9 और गोल हरे बीज का अनुपात होता है 3 और झुर्रीदार पीले बीज का अनुपात होता है 3 और झुर्रीदार हरे बीज का अनुपात होता है 1। यहाँ पर लक्षण प्रारूप अनुपात देख लिया। अब देखते हैं जीन प्रारूप अनुपात, ठीक है। जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। अब याद क्या कैसे करेंगे हम इसको, याद ऐसे करेंगे 121 242 121, ठीक है, सिंपल है। 121 242 121 सिंपल। अगला पॉइंट है हमारा द्विसंकरण। द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अपीवन का नियम दिया। मेंडल ने एक और नियम दिया, ठीक है, स्वतंत्र अपीवन का नियम, और किसके आधार पर दिया, द्विसंकर संकरण के आधार पर, ठीक है। तो देखते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। तो हेडिंग है हमारी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार लक्षणों की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से होती है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो एक पीढ़ी के लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। किसी एक पीढ़ी की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से प्रभावित नहीं होती। इसका मतलब है कि जो एक पीढ़ी की वंशागति होती है वो दूसरे पीढ़ी की वंशागति मतलब दूसरे पीढ़ी के गुण या फिर लक्षणों से प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब दोनों साथ साथ नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब ये अलग अलग ही रहते हैं, जुड़ते नहीं है, इसलिए इनको स्वतंत्र कहा गया है, ठीक है। तो लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं, देखते हैं ये लक्षण किस प्रकार से व्यक्त होते हैं। किसी भी जीव का कोई भी लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित होता है। कोई भी जीव है, कोई भी पादप है, कोई भी मानव है, उसका लक्षण होता है वो किससे नियंत्रित होता है, जीन के द्वारा, ठीक है। जीन क्या होते हैं डिटेल से देखेंगे हम, ठीक है, बाद में, इस चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टरों में, ठीक है। किसी भी जीव का कोई भी लक्षण है वो जीन द्वारा ही नियंत्रित होता है, या फिर जीन में कोड होते हैं, उसके कोड होते हैं ना, उनको कोड किया जाता है जीन के द्वारा। जीन डीएनए की कार्यात्मक इकाई है। जीन क्या है, आप देखिए जीन होती है वो डीएनए की कार्यात्मक इकाई है। तो डीएनए का काम करने के लिए कौन सी इकाई है, जीन, ठीक है। डीएनए अपना काम किससे करवाता है, जीन से करवाता है, जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है ये सभी सूचनाएं किसके अंदर होती है, जीन के अंदर होती है। ये प्रोटीन या एंजाइम ही लक्षणों का नियंत्रित करते हैं। जो प्रोटीन बनेगा, जो एंजाइम बनेगा जीन के द्वारा बनाया जाएगा, वही लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन ने जिस प्रकार के लक्षण देखे उसी प्रकार के लक्षण वहाँ पर बना दिए, ठीक है। जैसे यह कोई मनुष्य है, ठीक है, इसने यहाँ पर यह पेंटिंग देखी, ठीक है, तो ये पेंटिंग है, ये मान लो लक्षण है, और यह आदमी क्या है, जीन है। तो ये आदमी क्या करेगा, किसी फैक्ट्री में जैसे इसने यह संरचना देखी तो ये अपने घर जाकर ये यहाँ से अपने घर आया और अपने घर जाकर ऐसे ही पेंटिंग बना दी, ठीक है। तो ऐसे ही दो जीवों का निर्माण हो गया, मतलब दो पेंटिंग का निर्माण हो गया, लेकिन बनाई किसने, जीन ने बनाई। तो ये आदमी ने किया जीन का कार्य, और ये क्या, ये पेंटिंग है, ये है लक्षण मान लो, ठीक है, लक्षण है। मान लो ये पेंटिंग हो गई लक्षण और ये आदमी हो गया जीन। इस प्रकार से होता है कि जीन के लक्षणों को, ठीक है, जीन द्वारा किसी जीव के लक्षणों को प्रोटीन द्वारा अगले पीढ़ी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर अगली प्रोटीन, अगले जीव की जो प्रोटीन होती है वो जीन द्वारा क्या बनाई जाती है, उसी प्रकार बनाई जाती है जो उसके पितृपादप या मातृपादप में होती है, या फिर पितृजीव या मातृजीव में होती है।
तो जीन ही सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है, सूचनाओं को या फिर लक्षणों को। ओके। उदाहरण के लिए पौधे की लंबाई वृद्धि हार्मोन पर निर्भर करती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझते हैं। जो पौधे होते हैं उनकी लंबाई वृद्धि हार्मोन पर निर्भर करती है। यदि वृद्धि हार्मोन की मात्रा अधिक हो तो पौधा लंबा होगा, तथा हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो पौधा बौना रह जाएगा। पौधे में वृद्धि हार्मोन की मात्रा एंजाइम की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। तो पौधे में वृद्धि कितनी होगी वह किस पर निर्भर करता है? एंजाइम पर निर्भर करता है। तो क्या करता है, जो जीन होता है उसमें सूचना होती है कि कितना इस पौधे में कितना एंजाइम है। जो संतति वाला पौधा बनेगा उसमें भी जीन उतने ही एंजाइम बना लेता है, फिर उतनी ही मात्रा में एंजाइम उत्पन्न करता है, फिर हार्मोन उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है हमारा, जीन निर्धारण क्या होता है। देखिए, अगला पॉइंट है हमारा लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है? देखिए, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक, लिंग निर्धारण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं वो देखते हैं अब। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप निर्भर करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें लिंग निर्धारण के लिए अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। जो ऊष्मायन ताप होता है उसके द्वारा, ऊष्मायन ताप मतलब जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, ताप होता है, उससे निर्धारण होता है कि उस जीव का लिंग क्या होगा। जैसे घोंघा, जो घोंघा होता है इसमें उस ऊष्मीय ताप के द्वारा निर्धारण होता है कि जीव है, जो बनने वाले जीव हैं उनका लिंग क्या होगा। अगला पॉइंट है हमारा, कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो मानव होता है, ठीक है, इसमें लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है? लिंग निर्धारण सूत्र के द्वारा लिंग निर्धारित होता है। जैसे मादा में एक्स व एक्स एक्स होते हैं, ठीक है, ये गुणसूत्र होते हैं, और नर होता है उसमें होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र। तो अब मानव में लिंग निर्धारण को डिटेल से देखते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पर 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी मतलब संख्या में कितने हो गए? 46। ठीक है, एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2, तो 23 जोड़ी में कितने हो गए? 46। ठीक है, उनमें से 22 जोड़ी लिंग गुणसूत्र तथा एक जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं। इनमें से क्या होते हैं? जो 22 जोड़ी होते हैं वो लिंग गुणसूत्र, ठीक है, और एक जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी मतलब संख्या में कितने? 46। उनमें से 22 जोड़ी यहाँ पर अलिंग गुणसूत्र होते हैं। जो 22 जोड़ी होते हैं वो कौन से होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर उल्टा लिख दिया था। तो 22 जोड़ी होते हैं अलिंग गुणसूत्र और एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, आगे देखते हैं, पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई तथा महिलाओं में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? एक्स वाई, और महिलाओं में होता है एक्स एक्स। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा कि एक्स गुणसूत्र का आकार सामान्य होता है, लेकिन वाई गुणसूत्र छोटे आकार का होता है। जो एक्स गुणसूत्र होता है वो तो सामान्य आकार का होता है, लेकिन वाई होता है वो थोड़ा छोटा होता है। माता द्वारा एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न होते हैं जिनमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, जो मादा होती है उसके द्वारा एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न होते हैं जो एक्स वाले होते हैं। ठीक है, जबकि नर 2 प्रकार के शुक्राणु बनाता है। आधे शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र तथा अन्य आधे शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र होता है। जो नर होता है उसमें जो शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, उनमें से क्या होते हैं? आधे तो होते हैं एक्स गुणसूत्र वाले और आधे होते हैं वाई गुणसूत्र वाले। शिशु का लिंग निषेचन पर निर्भर करेगा। निषेचन में किस प्रकार का गुणसूत्र कार्य करेगा उस पर निर्भर करता है कि शिशु का लिंग क्या होगा। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ निषेचित करता है तो बच्चे में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और वह मादा होती है। जब मादा का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु ये दोनों ही निषेचन करते हैं
तो जो बनने वाली संतति होगी वो XX गुणसूत्र वाली होगी और वो क्या होगी, मादा होगी। और यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से जाकर निषेचित करेगा तो बनने वाला वो जीव होगा, बच्चा होगा, वो क्या होगा, पुरुष होगा, जिसका गुणसूत्र XY होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहचान सकते हो कि XX गुणसूत्र वाला जीव बना तो वह मादा हुई और XY वाला बना तो वह नर हुआ। सिंपल। अगला पॉइंट हमारा, सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र आता है, उनके बनने के लिए X गुणसूत्र ही आता है। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लड़का होगा या लड़की होगी यह निर्भर केवल और केवल पुरुष पे करता है। ठीक है, लड़का होगा या लड़की होगी यह निर्भर किस पर करता है, पुरुष पर करता है। मान लो अगर किसी महिला के लड़की ही लड़की हो रही है, ठीक है, तो गांव में औरतें क्या करती है, बोलती है कि तेरे तो लड़का ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लड़की किसको, जो महिलाएं होती है वो किसको दोष देती है, महिला को दोष देती हैं। जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होती है वो किसको दोष देती है, महिलाओं को दोष देती है। लेकिन अगर किसी की लड़की लड़की हो रही है तो उसमें महिला का दोष नहीं है, उसमें दोष है पुरुष का, क्योंकि पुरुष के कारण ही लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। इसलिए क्या करते हैं, जो पुरुष होता है उसी के द्वारा निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन है, पुरुष। ठीक है, तो जो महिलाएं ब्लेम करती हैं कि इस औरत के लड़कियां ही लड़कियां हो रही है, ठीक है, तो उसमें महिला का कोई दोष नहीं है। ठीक है, लेकिन गांव में ऐसा ही चलता है। अगला है हमारा समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होता है, जीन के दोनों जीव समान होते हैं। सम यानी समान, युग्मजी यानी युग्मज। जो जीन के दोनों जीव समान होंगे तो वह समयुग्मजी कहलाएगा। जैसे बड़ा टी और छोटा टी, ये दोनों युग्मज समान है, यहाँ पर बड़े हैं दोनों ही और यहाँ पर छोटे हैं दोनों ही, तो ये समयुग्मजी हो गया। और यहाँ पर है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी मतलब एक बड़ा और एक छोटा। तो जीन के दोनों जीव असमान, ठीक है, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, दोनों असमान हो गए तो हो गए विषम युग्मजी। विषम यानी अलग, युग्मजी यानी युग्मज, तो अलग युग्मज हो गए, यहाँ पर है समान। अगला है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं। F1 पीढ़ी करवाई हमने, निषेचन करवाया, तो जो लक्षण हमें हमारे सामने आए वो प्रभावी ही हुए ना, हमने करवा कर देखा था, अभी बताया था आपको। तो जो लक्षण अभिव्यक्त होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते वो अप्रभावी होते हैं। ठीक है, जो व्यक्त हो जाते हैं F1 पीढ़ी में वो तो प्रभावी होते हैं, और जो व्यक्त नहीं हो पाते वो अप्रभावी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझाया हुआ है, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है, सभी टॉपिक्स हमने डिटेल में देखे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स को नहीं देखा है, उन लेक्चर्स को मिस कर दिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर टैप करके आप सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।